लोकसभा चुनाव 2024 के सेकेंड फेज के मतदान होने के बाद और उस मतदान में पोलिंग परसेंटेज कम होने के बाद, खास करके बिहार में कम होने के बाद, फिर से ये डिबेट शुरू हो गया है कि कम पोलिंग परसेंटेज होने का मतलब है बीजेपी को नुकसान और कांग्रेस को फायदा। इसमें तर्क कुछ दिए जा रहे हैं और आज हम इस वीडियो में उन तर्कों में क्या कमियां हैं वो सारी कमियां बताएंगे, स्पेसिफिकली सिर्फ बिहार के डेटा से संबंधित। आपको ये जो तर्क दिए जा रहे हैं इन पॉलिटिकल पंडितों के द्वारा, चाहे वो रवीश कुमार हो या जितने भी लोग हैं जो खुश हो रहे हैं ये पोलिंग परसेंटेज डाउन होते हुए देखते हुए कि पोलिंग परसेंटेज डाउन हो रहा है तो इसका मतलब बीजेपी को नुकसान हो रहा है और कांग्रेस को फायदा हो रहा है, उसमें प्रॉब्लम है। उसके लिए ये लोग 2014 का 2019 का डाटा ले रहे हैं, उसको कंपेयर कर रहे हैं 2024 से। हम आपको 3 और डेटा देंगे, 2004 का भी देंगे, 1999 का भी देंगे और 1998 का भी देंगे। और जब 3 डेटा इसमें और ऐड कीजिएगा तो मामला बिल्कुल डिफरेंट दिखेगा। इतना भी आसान नहीं है, इतना भी सिंपल नहीं है कि कम पोलिंग परसेंटेज हुआ तो बीजेपी को ही नुकसान हो रहा है और कम पोलिंग परसेंटेज हुआ तो कांग्रेस को ही फायदा हुआ। इतना आसान नहीं है, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम है। इसमें कोई शक नहीं है कि पोलिंग परसेंटेज कम हो रहा है और वो डेटा में आपको साफ दिख रहा है। 2014 में 56% पूरे बिहार में पोलिंग हुआ था, सारे फेज मिला करके, जो 2019 में बढ़ करके हो गया था 57%, जो कि 2009 में मात्र 44% था। तो 2009 और 2019 के बीच में बढ़ करके 44% से बढ़ के सीधे 57% हो गया। तो बहुत ड्रास्टिक चेंज था। और चूंकि 2009 में कांग्रेस की सरकार बनी थी, कम पोलिंग परसेंटेज था, इसलिए कांग्रेस की सरकार बनी थी। अब 2019 में और 14 में 44 से बढ़ के 56 और फिर 57-58% तक पहुंच गया, तो पोलिंग परसेंटेज ज्यादा हुआ तो बीजेपी की सरकार बन गई। इसके पीछे यही लॉजिक दिया जा रहा है कि जब जब कम हुआ है पोलिंग परसेंटेज तो कांग्रेस की सरकार बनी है, जब जब ज्यादा पोलिंग हुआ है तो बीजेपी की सरकार बनी है। उसके पीछे तर्क दिया जाता है कि चूंकि बीजेपी के वोटर आइडियोलॉजिकली ड्रिवन होते हैं, हिंदू मुस्लिम अग्रेसिव इस टोन पे उनका कैंपेन होता है, राष्ट्रवाद तो एग्रेसिव वोटर होते हैं, तो वो एग्रेसिवली वोटिंग करते हैं जब भी वो निकलते हैं। तो ये लॉजिक दिया जाता है। उसके पीछे एक और लॉजिक और भी है कि 2004 में कांग्रेस को कम वोट आया था, कम सीट आया था, सरकार बनी थी, लेकिन 2004 की तुलना में 2009 में ज्यादा उनको सीट मिला था। और 2004 से कहीं कम हुआ था वोटिंग 2009 में, क्योंकि 2004 में 56% लगा आसपास, 57% वोट पोलिंग हुआ था बिहार में, और 2009 में ओनली 44% हुआ था। तो कम हुआ तो ज्यादा सीटें हो रही है उनकी। ये सिंपल सा लॉजिक दिया जा रहा है। आज हम आपको एक एक सीट के बारे में, लोकसभा जो क्षेत्र बिहार का है उसके कुछ सीट का भी एनालिसिस करके दिखाएंगे। 1998 से लेकर के अभी तक का सारा बिहार का आपको डेटा दिखाएंगे, कुछ कुछ फेज वाइज और पूरे बिहार का लेवल का, और उसके आधार पे हम आपको बताएंगे कि ये जो पॉलिटिकल पंडित कह रहे हैं उसमें प्रॉब्लम है, उनके डेटा में, उनके आर्गुमेंट में प्रॉब्लम है। कैसे प्रॉब्लम है कि ठीक है 2014 में पोलिंग परसेंटेज बढ़ा है तो बीजेपी को फायदा हुआ है, 2019 में पोलिंग परसेंटेज और ज्यादा बढ़ गया है तो उससे बीजेपी को फायदा हुआ है, 2024 में कम हुआ है तो बीजेपी को फायदा नहीं घाटा होगा। उसके पीछे दो का अब पॉइंट देखिए। 2009 का इलेक्शन उठाइए। 2009 के इलेक्शन में कांग्रेस पूरे देश में सत्ता में आई है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बिहार के अंदर 40 में से 32 सीटें जो आई है वो एनडीए को उसमें मिली थी। 2009 में 32 सीटें, 40 में से 32 सीटें सिर्फ एनडीए को मिली थी। यानी कि बिहार में पोलिंग परसेंटेज डाउन होने के बावजूद एनडीए को ज्यादा सीटें मिली है। 2004 में एनडीए को 11 ही सीट आया था, 2009 में 32 सीटें हो गई, जबकि 2004 में पोलिंग परसेंटेज बिहार का था 58% और 2009 में 44% हुआ है। उसके बावजूद, कम होने के बावजूद बीजेपी का पोलिंग सीट का संख्या बहुत ज्यादा बढ़ा है। तो पहला फ्लॉ इसमें यह है। दूसरा फ्लॉ आ जाइए, 1998 के लोकसभा चुनाव में पोलिंग परसेंटेज हुआ है पूरे हिंदुस्तान में 64.53%, लेकिन 1998 के चुनाव में बीजेपी को कम आया था वोट, सब जानते हैं। बीजेपी को 1998 के चुनाव में टोटल बिहार में आया है 30 सीटें 1998 में, और पोलिंग परसेंटेज क्या है 64%। 1999 के चुनाव में पोलिंग परसेंटेज हो गया 61.48%, यानी कि पोलिंग परसेंटेज घटा है 1999 में बिहार के अंदर, लेकिन एनडीए का सीट 30 से बढ़ के सीधे 41 हो जाता है। उसमें
बिहार झारखंड एक साथ था, इसलिए 41 52 सीटें टोटल हुआ करता था। तो 30 से बढ़ के 41 सीट बढ़ रहा है एनडीए का, और पोलिंग परसेंटेज 64 से 64.63 से घट करके 61.48% हो रहा है, यानी कि लगभग 3% से ऊपर पोलिंग परसेंटेज डाउन हो रहा है, और सीट जो है लगभग 30% 35% सीट बढ़ रहा है एनडीए का। तो ये जो आर्गुमेंट दिया जा रहा है कि चूंकि बीजेपी कम वो पोलिंग होने का मतलब बीजेपी को नुकसान है, या ज्यादा पोलिंग होने का मतलब बीजेपी को फायदा है, वो कम से कम 1998 1999 के चुनाव में बिहार में नहीं दिख रहा है, 2009 के चुनाव में नहीं दिख रहा है, क्योंकि 2009 के चुनाव में 2004 से कहीं ज्यादा कम हुआ है, 14% वोट पोलिंग कम हुआ है। लेकिन उसके बावजूद जो एनडीए का टोटल सीट है वो 11 से बढ़ के 32 हो जाता है, यानी कि सीधे ट्रिपल, लगभग 3 गुना सीटें बढ़ती है, जबकि पोलिंग परसेंटेज डाउन होता है। तो ये इस आर्गुमेंट का सेकेंड फ्लोज है। अब आ जाइए थर्ड फ्लो पे। थर्ड फ्लो ये है कि 2004 के इलेक्शन में बिहार में 58% वोटिंग हुआ है, और सीटें कितनी एनडीए को आई है? मात्र 11। लेकिन 2014 के इलेक्शन में बिहार के अंदर वोटिंग हुआ है 56%, बढ़ा नहीं है। अगर आप 4 से तुलना करेंगे तो 2% का, लगभग 1.5% का वोटिंग परसेंटेज डाउन हुआ है। लेकिन एनडीए की सीटें कितनी हो गई? 2004 में था 11 सीट और 31 हो गया 2014 में। यानी कि मोदी वेव के बावजूद बिहार का पोलिंग परसेंटेज जो 4 की तुलना में है वो बढ़ा नहीं है, घटा है, उसके बावजूद बीजेपी का सीट बढ़ा है। तो ये भी एक डाटा है जिसको कि ध्यान में रखने की जरूरत है। अब आ जाइए थोड़ा सा फेज वाइज भी देख लेते हैं, अलग अलग लोकसभा क्षेत्र के स्तर पर भी देख लेते हैं। फेज वाइज अगर आप देखेंगे तो 2019 में जो फेज वाइज डिवीजन हुआ था वही 24 में भी है। पहले 4 लोकसभा का चुनाव जो हुआ वही 19 में भी सिस्टम था, उसी 4 लोकसभा पे फर्स्ट फेज में हुआ था, 24 में भी वैसे हुआ है। सेकेंड फेज में भी जो 5 लोकसभा पे हुआ है वही 2019 में भी था। लेकिन 14 में डिफरेंट था, 14 में कुछ सीटों का डिफरेंस था। जैसे कि पहला फेज में नवादा वाला एरिया हुआ है, लेकिन उसमें 2-3 सीट एक्स्ट्रा थी। जैसे कि जो 2014 का इलेक्शन हुआ है, उस 2014 के इलेक्शन में जो पोलिंग एरिया था फर्स्ट फेज का, उसमें सासाराम, काराकाट ये एक्स्ट्रा था, जो कि इस बार नहीं हुआ है। और सेकेंड फेज में जो पोलिंग हुआ है वो एरिया सेकेंड फेज में 2014 में नहीं हुआ है, थर्ड फेज में इस एरिया में हुआ जो सेकेंड फेज में बिहार में हो रहा है, यानी कि पूर्णिया, भागलपुर, और उसमें भी ऐड हुआ है बांका। थर्ड फेज का जो 2014 का इलेक्शन है उसमें जो इस बार हुआ है किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, उसके अलावा 2 और सीटों पे हुआ था, अररिया और सुपौल के ऊपर, तो उसको आपको काटना पड़ेगा। लेकिन फेज वाइज थोड़ा सा करेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा सीटें हो रही है। फर्स्ट फेज में 2 से एक्स्ट्रा सीटें हुई है, सेकेंड फेज में भी 2 से, थर्ड फेज में भी 2 एक्स्ट्रा सीटें हुई है, तो वो थोड़ा सा करना टफ होगा। 14 में अगर और 19 और उसका कंपेयर करेंगे तो वहां पे भी आपको साफ साफ दिखेगा। फर्स्ट फेज में 2019 में 53% वोटिंग हुआ था, 2024 में 47% हुआ, यानी कि लगभग 5-5.5% डाउन हुआ है। सेकेंड फेज में भी वही 62% हुआ था 2019 में। इस बार कुछ लोग 57 का डाटा दे रहे हैं, कुछ लोग 58 का, कुछ लोग 59 तक का, मतलब 2-3%, 56, 57 से लेकर 58 तक का पोलिंग परसेंटेज दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है कि कहां पे कितना एग्जैक्ट हुआ है, 5 PM से के बाद का फाइनल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है उनका। लेकिन इतना तो तय है कि 3 से 4% का वोट परसेंटेज डाउन हुआ है सेकेंड फेज में भी। अब लोकसभा स्तर पे भी देखेंगे, यानी कि बिहार में डाउन हो रहा है, पूरे स्टेट में डाउन हो रहा है। जो सेकेंड फेज के हिसाब से हो रहा है तो उसमें भी डाउन है, फर्स्ट फेज के हिसाब से भी उसमें भी डाउन है। अब लोकसभा स्तर पे देख लीजिए तो वही बिल्कुल वही पैटर्न है कि ऐसा नहीं है कि किसी एक लोकसभा क्षेत्र में डाउन हुआ है। जिस लोकसभा में क्षेत्र में डाउन हुआ है 2019 में जितना अप था उसी हिसाब से प्रोपोर्शनल में 2024 में डाउन हुआ है। जिस लोकसभा क्षेत्र में 19 में सबसे ज्यादा वोटिंग हुआ था सेकेंड फेज के 5 लोकसभा में से, 24 में भी वही है कि, लेकिन सब में कमी आई है। जैसे कि 2019 में सबसे ज्यादा वोटिंग हुआ था कटिहार में 67%, इस बार भी कटिहार में ही सबसे ज्यादा है। कम हुआ है, 67 हुआ था 64 हो गया है। सेकेंड फेज में जो दूसरे नंबर पे था वो आपका था किशनगंज में 66% पिछले बार हुआ था, इस बार भी 64% हुआ है। थर्ड नंबर पे पिछले बार था आपका पूर्णिया 65%, इस बार भी पूर्णिया ही 65% है। 59%, 9.94%, यानी 50-60% हो गया इसका, यानी कि 5% से ऊपर का इसमें डिक्लाइन आया है। उसके बाद फिर
चौथे नंबर पे था आपका बांका 58% के साथ, इस बार 54% हुआ है। उसके बाद सबसे आखिरी में सबसे कम वोटिंग हुआ था भागलपुर में 57%, इस बार 51% हुआ है। यानी कि ऐसा नहीं कि किसी एक लोकसभा क्षेत्र में ज्यादा वोटिंग हुआ, किसी दूसरे में कम हुआ है, सभी में एक कंसिस्टेंटली गिरावट हुई है। हाँ, भागलपुर में सबसे ज्यादा गिरावट आई है क्योंकि भागलपुर में 57 से गिर के सीधे 51 पे हो गया, यानी 6% का हुआ है। इंटरेस्टिंगली तीन कैंडिडेट लोग खड़े थे भागलपुर के अंदर, ये पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में, उसके बावजूद आप अगर कंपेयर करेंगे बाकी लोकसभा क्षेत्रों से तो पूर्णिया में 5% से ज्यादा का गिरावट है, लगभग 5.5% का गिरावट है। 59.94 इस बार हुआ है और 65.31% हुआ है, जबकि सबसे कम जो गिरावट हुआ है वो हुआ है किशनगंज में, 66% था, 64 इस बार हो गया है। बांका में भी जो गिरावट है वो बहुत कम है क्योंकि बांका में 4% का गिरावट है, यानी कि ऑलमोस्ट पैटर्न सेम है। ये आपका एक आर्गुमेंट हो गया। अब जो कारण दिए जा रहे थे, एक देखिए दो तरह के कारण हैं। जो भाजपा के नेता हैं, भाजपा के लोग कह रहे हैं कि क्यों गिरावट हो रहा है, फर्स्ट फेज के बाद भी वही कारण दे रहे थे, इस फेज के बाद भी वही कारण दे रहे हैं। हीट वेव है, तो हीट वेव तो 2014 में भी था, 2019 में भी था। हीट इलेक्शन इसी मई जून में हमेशा होते रहा है। दूसरा कह रहे हैं शादी का सीजन बिहार में है, तो बिहार में शादी का सीजन हमेशा यही रहता है, मई जून में ही शादी होती है, सबसे ज्यादा अप्रैल मई जून सबसे ज्यादा शादी होती है, हर साल हमेशा होता है, तो ये कुछ नया फैक्टर नहीं है। तीसरा, ये दो जो आर्गुमेंट दिए जा रहे हैं ये बरगलाने के लिए दिया जा रहा है। असल में जो कारण है वो कारण ये है कि मोदी वेव कम हो रहा है। कांग्रेस की तरफ से यही कारण दिया जा रहा है कि मोदी वेव कम हो रहा है, इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही है कि वोटिंग परसेंटेज कम है, क्योंकि लोग जिस एनर्जी के साथ मोदी को साथ सपोर्ट में खड़े हुए थे इस बार नहीं खड़े हो रहे हैं। दूसरा है कि चूंकि नीतीश कुमार बार बार पलट मार रहे हैं तो उनके जो सपोर्टर हैं वो अनडिसाइडेड है, किसी को भी देखो क्या फर्क पड़ता है, कब इधर से उधर पलटी मार ले। तो ये जो डिसएंचेंटमेंट हुआ है पॉलिटिक्स से, खास करके बीजेपी के सपोर्टर का और नीतीश कुमार के सपोर्टर का, उसके कारण पॉलिटिक्स में डाउन हुआ इनका वोटिंग परसेंटेज। ये कांग्रेस के लोग भी कह रहे हैं और बीजेपी के लोग कह रहे हैं, ये आर्गुमेंट वो दे रहे हैं। असल जो कारण है वो आपको दिखेगा अगर आप सही से स्टडी करेंगे 1998 से लेकर के 2024 तक के सारे पैटर्न को। उस पैटर्न में आपको साफ साफ दिखेगा कि जब जब जनता ने सत्ता को बदला है तब तब पोलिंग परसेंटेज बढ़ा है, और जब जब कुछ नया मुद्दा का साथ चुनाव हुआ है, कुछ एक नए एनर्जी के साथ चुनाव हुआ है, तभी पोलिंग परसेंटेज बढ़ता है, अदरवाइज पोलिंग परसेंटेज डाउन ही होता है, चाहे किसी का सीट घटे या बढ़े। उदाहरण के लिए 1998 में चेंज हुआ था, पहली बार बीजेपी की सरकार बनी थी तो पोलिंग परसेंटेज 64% हुआ था। 1999 में बीजेपी की सरकार को ज्यादा वोट मिले हैं, ज्यादा वोटिंग परसेंटेज हुआ है उनको, उसके बावजूद पोलिंग परसेंटेज डाउन हुआ था, क्योंकि चेंज नहीं है कोई सरकार में, सत्ता में कोई किसी नए मुद्दे के ऊपर नहीं लड़ा गया था। 1999 का चुनाव, 1999 का चुनाव वही वाजपेयी जी के नाम पे लड़ा गया था जिस वाजपेयी जी के नाम पे 1998 का चुनाव लड़ा गया था। जिस मिलीजुली सरकार अव्यवस्था थी 1998 से पहले, जो 96 में बनी, फिर 97 में बनी सरकार, बार बार प्रधानमंत्री चेंज हो रहे थे, उस अव्यवस्था के खिलाफ, उस इनस्टेबल गवर्नमेंट के खिलाफ वो चुनाव लड़ा गया था, और उसी इनस्टेबल गवर्नमेंट के खिलाफ 1998 में भी चुनाव लड़ा गया, 1999 में भी लड़ा गया। मुद्दा कोई चेंज नहीं हुआ था, इसलिए पोलिंग परसेंटेज डाउन हुआ। उसके बावजूद बीजेपी की सरकार बदल जाती है, उनका सीट परसेंटेज बढ़ता है। अब आ जाइए 2004 का चुनाव। 2004 के चुनाव में बदलाव के लिए चुनाव हुआ था। 2004 का चुनाव, नया पार्टी का सरकार आया, बीजेपी कैंपेन करते रही वही उसी नाम पे, उसी अटल बिहारी के नाम पे, उसी इंडिया साइनिंग की इंडिया साइन कर रहा है, कुछ नया मुद्दा नहीं दिया, कुछ नया प्रॉमिस नहीं किया। लेकिन कांग्रेस ने प्रॉमिस किया था उस दौरान, और कांग्रेस ने एग्रेसिवली कैंपेन किया था, खास करके अपने कांग्रेस परिवार का, गांधी परिवार का जो सेक्रीफाइस है, वो एक नया एंगल लेकर के आए थे, और गरीबों को लेकर के नया एंगल लेके आए थे, चाहे वो मनरेगा वाला मामला हो, गरीबों के न्याय को लेकर के, या फिर उसका राइट टू इन्फॉर्मेशन जो चल रहा था, ये सब चीजें वो प्रॉमिस कर रहे थे। तो कुछ नया पब्लिक को मिला, सरकार चेंज हुई। 2014 में फिर आप 2009 का इलेक्शन देख लीजिए। 2009 के इलेक्शन में कांग्रेस को ज्यादा सीटें आती है 2004 की तुलना में, लेकिन कांग्रेस कुछ भी नया नहीं देती है, नया कुछ प्रॉमिस नहीं करती है। सीट बदल रहा है लेकिन पोलिंग परसेंटेज डाउन हो रहा है। इसी तरह से आप आ जाइए 2014 का चुनाव, नया सब कुछ प्रॉमिस होता है, हर नया मुद्दा ही 2014 का इलेक्शन का पहचान होता है, चाहे वो काला धन हो, चाहे फिर वो राष्ट्रवाद हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे फिर वो
भ्रष्टाचार हो, ये सब जितने भी मुद्दे थे वो बिल्कुल सारे नए मुद्दे थे। कोलगेट, 3G, 4G, कोई भी मुद्दा पुराना मुद्दा नहीं था। मोदी का वेव आना वो अपने आप में सब कुछ वो नया लेकर के आए थे। नए नए सारे प्रोमिसेज हो रहे थे, चाहे वो 15 लाख हो, चाहे वो 2 करोड़ नौकरी हो, ये सब प्रोमिसेज कभी नहीं किया गया था। तो वेव आया, पोलिंग परसेंटेज बढ़ा। अब आप सोचेंगे कि 2019 में भी तो उन्हीं मुद्दों के ऊपर इलेक्शन लड़ा गया था, उसी मोदी के नाम पे लड़ा गया था, फिर क्यों पोलिंग परसेंटेज बढ़ा? नहीं, 2019 का इलेक्शन अलग मुद्दों पे लड़ा गया था। 2019 का इलेक्शन 2014 में गुजरात मॉडल था, लेकिन 2019 में आपको गुजरात मॉडल कहीं नहीं दिखेगा। 2019 जो 14 का इलेक्शन हुआ उसमें काला धन के ऊपर लड़ा गया है, करप्शन के ऊपर लड़ा गया, लेकिन 2019 का जो पूरा चुनाव लड़ा गया था वो पुलवामा के ऊपर लड़ा गया था और मोदी के नाम पे ऊपर लड़ा गया था। इस बार कुछ भी नया नहीं है, इसलिए जब पुलवामा के नाम पे लड़ा गया, राष्ट्रवाद के नाम पे लड़ा गया, पाकिस्तान के खिलाफ के नाम पे लड़ा गया, तब पोलिंग परसेंटेज बढ़ जाता है। थोड़ा सा ही बढ़ा, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा था। 2014 में 61% हुआ था और 62% हो गया 2019 में। तो 3 नए मुद्दे आए और 2-3 पुराने मुद्दे को गौन कर दिया बीजेपी ने, पोलिंग परसेंटेज बढ़ गया, क्योंकि नया मुद्दा मिला, नए मुद्दों पे नए आधार पे पब्लिक ने वोट किया और उसके कारण पोलिंग परसेंटेज बढ़ा। 2024 में अभी तक बीजेपी कुछ नया मुद्दा नहीं दे पा रही है। जो भी नया मुद्दा देने का कोशिश कर रही है बीजेपी, वो फेल हो रही है। राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी नया की तरह प्रोजेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन राम मंदिर का मुद्दा नया नहीं है। राम मंदिर का मुद्दा 1980 के दशक से 90 के दशक से चलता आ रहा है। तो बीजेपी को जो प्रॉमिस लग रहा था कि वो नया मुद्दा है, वो नया मुद्दा नहीं है, वो एग्जॉस्ट हो चुका है, उसका पीक आ चुका था जब प्राण प्रतिष्ठा हुआ, उससे पहले ही। तो इस इलेक्शन में वो हुआ नहीं। जितने भी नए नारे दे रही है बीजेपी, चाहे फिर वो 400 पार का हो, चाहे फिर वो कांग्रेस विरोधी हो, चाहे फिर वो कह रहे हो परिवारवाद तो बोलना ही भूल गए ये लोग, तो अब कुछ भी नया बीजेपी दे नहीं पा रही है प्रॉमिस में, और इसीलिए पोलिंग परसेंटेज डाउन हो रहा है। तो हमारा एनालिसिस यही कहता है कि पोलिंग परसेंटेज डाउन तब होता है जब इलेक्शन में रूलिंग पार्टी के पास कुछ भी प्रॉमिस करने के लिए नहीं होता है, कुछ नया, कुछ डिफरेंट प्रॉमिस करने के लिए नहीं होता है, और अपोजिशन के पास भी कुछ नया प्रॉमिस करने के लिए नहीं हो। जो अपोजिशन है वो कुछ नया नहीं प्रॉमिस कर रहा है, चाहे फिर वो बिहार में एग्रेसिवली नया नया चीजें प्रॉमिस कर रहे हैं तेजस्वी, लेकिन ओवरऑल अगर इंडिया में देखेंगे तो कांग्रेस कुछ नया प्रॉमिस नहीं कर रहा है। कुछ वही गरीबी खत्म करेंगे, वही बेरोजगारी खत्म करेंगे, वही अंबानी के ऊपर बात चल रही है, वही रोजगार के ऊपर बात चल रही है, कुछ भी इसमें से नया मुद्दा नहीं है। इसलिए एग्रेसिव कैंपेन नहीं चल रहा है, और यही कारण है कि पोलिंग परसेंटेज डाउन हुआ है। एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो उसको हमें समझने की जरूरत है जब हम पोलिंग परसेंटेज के आधार पे कुछ आर्गुमेंट बनाते हैं, और वो है महिलाओं का वोट। अभी चूंकि 2024 में जो इलेक्शन हुआ है, उस 2024 में महिला पुरुष का अलग अलग पोलिंग परसेंटेज नहीं आया है, वो जब आएगा तो उसको एनालिसिस आप कर सकते हैं, लेकिन 2014 का और 2019 का पोलिंग परसेंटेज का महिला और पुरुष का अलग अलग आया हुआ है। अगर आप उसको देखेंगे तो एक साफ पैटर्न दिखाएगा। पैटर्न ये है कि जब जब पोलिंग परसेंटेज बढ़ता है तब तब महिलाओं का प्रोपोर्शन पोलिंग करने का कम हो जाता है। यानी कि ऐसा नहीं कि महिलाएं कम वोट करती है, महिलाएं जितना वोट करती है उतना ही वोट करती है पोलिंग परसेंटेज बढ़ने के बावजूद भी। लेकिन जब जब पोलिंग परसेंटेज बढ़ता है तब पुरुषों का पोलिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। यानी कि जब भी एग्रेसिव वोटिंग होता है तब पुरुष ज्यादा पोल करते हैं, और उसी के कारण एग्रेसिव कैंपेन होता है, एग्रेसिव वोटिंग होता है। तो ये एक फैक्टर है, जब जब पुरुष ज्यादा निकल करके आए हैं पोलिंग करने के लिए तब तक बीजेपी को फायदा हुआ है। ये अभी तक के डेटा में दिख रहा है, लेकिन अभी हम 2024 में कुछ नहीं कह सकते हैं इस आधार पे, क्योंकि 2024 का जेंडर के आधार पर डेटा अभी तक नहीं आया है। बने रहिए न्यूज हंटर के साथ, ऐसे सारी खबरें हम आपको देते रहेंगे। नमस्कार।